हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है नव्या एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज हम लेके आए हैं केमिकल बॉन्डिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसको देख के आपको जरूर कुछ नई इंफॉर्मेशन सीखने को मिलेगी बेटा जी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा जी वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन। हमने पिछले लेक्चर में कुछ लुईस डो स्ट्रक्चर और फॉर्मल चार्ज इनके रिगार्डिंग और बॉन्ड एंगल के रिगार्डिंग डिस्कशन किया था, उसी को हम कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए बेटा जी, पहला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे। आपको दिख रहा है क्वेश्चन पूछा गया है ज्योमेट्री और शेप से रिलेटेड, है ना। आपको शेप और ज्योमेट्री में थोड़ा डिफरेंस मैं समझा देता हूँ। ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर एक वर्ड होता है बेटा। अगर हम बात करें ज्योमेट्री वर्ड हो या कोई किसी क्वेश्चन में स्ट्रक्चर पूछी गई हो, ये आप दोनों को एक ही मानना है। ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर का मतलब होता है ये, पहली बात, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, जितने भी बॉन्ड पेयर है उनका सम प्लस लोन पेयर जितने भी उन सबका सम गिना जाता है ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर में। आप इसके बेस पे देखें तो इनमें फिक्स होता है स्टेरिक नंबर। मान लीजिए आप किसी का स्टेरिक नंबर बेटा दी 2 है, तो उसकी एवरेशन एसपी रहेगी। स्टेरिक नंबर अगर अगर इसका 3 है तो उसकी एवरेशन एसपी 2 रहेगी। अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो उसकी एवरेशन बेटा एसपी 3 रहेगी। अगर स्टेरिक नंबर 5 है तो उसकी एवरेशन एसपी 3 डी रहेगी बेटा। स्टेरिक नंबर 5 6 है तो एसपी 3 डी 2 रहती है। और लास्ट 7 है तो अगर मान लीजिए तो उसकी एवरेशन आपकी एसपी 3 डी 3 मिलती है। इनकी करस्पॉन्डिंग अगर बेटा जी मैं मोटी मोटी बात बताऊं तो इनकी जो ज्योमेट्री है इनकी करस्पॉन्डिंग वो फिक्स है ना। ज्योमेट्री ये साथ ही पढ़ेंगे। पहले वाले की जब लीनियर होगी हमेशा कुछ भी हो जाए, दूसरे की ट्राइगोनल प्लेनर होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। तीसरी टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल। चौथी होगी टीबीपी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। पांचवी होगी बेटा जी sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। और लास्ट है बेटा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये मैक्सिमम ज्योमेट्री हो सकती है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है बेटा जी। अब वापस से बात कर लेते हैं बेटा शेप के ऊपर। शेप क्या है बेटा जी, सुनिए। शेप जो होता है बेटा वो होती है आपकी शेप। शेप क्या होगी बेटा जी, शेप में केवल और केवल बॉन्ड पेयरों को दिखाना है। लोन पेयर हमेशा क्या मानना है बेटा, जीरो लोन पेयर अज्यूम करना है बेटा। ओनली वी कंसिडर बॉन्ड पेयर और जीरो लोन पेयर मानना है बेटा। तो बॉन्ड पेयर जो होता है बेटा शेप में, वो सुनिए। बॉन्ड पेयर दिखते हैं इसका मतलब लोन पेयर दिखते नहीं शेप में। तो शेप जो शुरू होती है वो स्टेरिक नंबर 3 से शुरू होती है बेटा, मोटी मोटी बात करें तो। स्टेरिक नंबर 3 में क्या हो बेटा, उसमें भी आप सोचिए दो बॉन्ड पेयर हो किसी स्ट्रक्चर में और एक लोन पेयर हो जाए, तो उसमें बेटा दो बॉन्ड पेयर तो उसकी शेप होगी बेंट शेप या वी शेप। बेंट या वी शेप होगी बेटा। अगर किसी का स्टेरिक नंबर 4 आ जाए बेटा, किसी का स्टेरिक नंबर 4 आ जाए, तो उसमें क्या होगा बेटा, तीन बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो। तो यहाँ पे कई टाइप की पॉसिबिलिटी है। तीन बॉन्ड पेयर लोन पेयर पे बनेगी बेटा ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या बनेगी बेटा, ट्राइगोनल पिरामिडल। दूसरा बेटा इसमें अगर हम बात करें, दो बॉन्ड पेयर हो और दो ही लोन पेयर हो बेटा, तो इसमें क्या बनेगी बेटा, बेंट इसमें बनेगी, बेंट शेप या वी शेप। ये कुछ ज्योमेट्रियां फिक्स है। अगर स्टेरिक नंबर बस एक एक बॉन्ड तो हो ही नहीं सकता, अब हमें थोड़ी लटकेंगे बेटा। दो ये ज्योमेट्री होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, तीसरे टाइप की क्या होगी बेटा। यहाँ पे जो स्टेरिक नंबर अगर हम बात करें 5, 3 और 4 की तो होगी। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, चार बॉन्ड पेयर हो सकते हैं बेटा, एक लोन पेयर हो सकता है। एक तो ये हो सकता है चार बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो तो, चार बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो इसकी शेप होती है बेटा स्टेरिक नंबर 5 में सीसो शेप होती है। सीसो जो छोटे बच्चों का झूला होता है उसको सीसो कहा गया है। दूसरा इसी में क्या हो, तीन बॉन्ड पेयर हो जाए और दो लोन पेयर आ जाएं बेटा, तो उसको बोलते हैं हम टी शेप। क्या शेप बोलेंगे बेटा, टी शेप बोलेंगे इसको। अगला जो टाइप स्टेरिक नंबर, दो बॉन्ड पेयर हो और तीन लोन पेयर हो बेटा, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, दो बॉन्ड पेयर हो और तीन लोन पेयर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, दो बॉन्ड पेयर और तीन लोन पेयर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर शेप। क्या बोलेंगे बेटा, लीनियर शेप बोलेंगे बेटा जी। ये बात समझ में आ गई। आगे सुनते हैं बेटा जी। नेक्स्ट जो कहानी है स्टेरिक नंबर की, अगली स्टेरिक नंबर 6 पे बच गया मेन तो। अगर किसी का स्टेरिक नंबर 6 हो बेटा,
तो 6 हो तो उसमें याद रखिए जो जो पॉसिबिलिटी है, 5 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, 6 में एक लोन पेयर, तो स्क्वायर पिरामिडल कहलाएगी। इसकी शेप क्या कहलाएगी बेटा? स्क्वायर पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप। दूसरा बेटा, 4 बॉन्ड पेयर हों और 2 लोन पेयर हों, तो बेटा जी उसमें कितना आएगा बेटा? स्क्वायर पिरामिडल हो, 4 बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हो, तो उसके बेस पे हम क्या क्या करेंगे बेटा जी? 4 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो बेटा जी। तो अब इसके केस में हम बात करेंगे, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो, तो उसके केस पे हम क्या बात करेंगे बेटा? स्क्वायर पिरामिडल होगा 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। ठीक है, अगली बात करते हैं, इसमें क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर जैसी ज्योमेट्री बनेगी। अब यही क्वेश्चन था बेटा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी। अगला जो कहानी था, 3 बॉन्ड पेयर हो जाएं और 3 ही लोन पेयर हो जाएं, है ना, इस तरह की कोई स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल, सेफ पॉसिबल नहीं, स्ट्रक्चर तो जो भी है सेफ पॉसिबल नहीं होगी 3 बॉन्ड पेयर में। ठीक है, तो 3 बॉन्ड पेयर हो और 3 लोन पेयर हो बेटा जी। 4 बॉन्ड पेयर तो ये है। ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन पे आ जाए बेटा, बात सुनिए। क्वेश्चन है BRF 5, उसकी बताने बेटा। BRF 5 देखो, H2O को तो सीधा देखते ही एक ही शेप बनेगी बेटा, बेंट शेप, क्योंकि H2O की हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो पहले। मैं हाइब्रिडाइजेशन भी इसी में बता रहा हूँ, पहले बताई थी। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक ही फॉर्मूला है, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम कौन है बेटा इसमें? सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, और साइड एटम कौन है बेटा? हाइड्रोजन। तो बेटा जी 2 हाइड्रोजन है, तो ये मान लेते हैं साइड एटम। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6, और मोनोवेलेंट एटम 2, कोई चार्ज नहीं, तो आंसर आया 4। 4 की अपडेशन sp3 बेटा जी। तो बेंट शेप होगी बेटा, जिसको क्या कहेंगे बेटा? हम बेंट शेप कहेंगे बेटा। दूसरा क्या कहेंगे बेटा? ClF3 की टी शेप होती है, अभी मैंने बताया जो शेप का बारे में बात कर रहे थे। ClF3 का जो आएगा हाइब्रिडाइजेशन, वो आएगा बेटा sp3d, यही सेम फॉर्मूला लगाइए। स्टेरिक नंबर आता है इसका बेटा 5, तो sp3d। इसमें क्या है बेटा? 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर है, तो इसमें टी शेप बनती है, ऐसी ऐसी शेप। ये हो गया बेटा टी शेप जैसा, ClF3, एक लोन पेयर और ये 2 लोन पेयर। चौथा क्या है? सीसो शेप, इसकी सीसो होगी। SF4 की क्या हो जाएगी बेटा? सीसो शेप हो जाएगी। 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मोनोवेलेंट एटम 4, तो sp3d हो गई। तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया बेटा? 5। तो इसकी सीसो, बच्चों का झूला जैसा होता है ना, वो शेप होती है सीसो शेप जिसको बोलते हो। सीसो शेप कैसा होता है? अभी मैंने बताया था, ये ऐसा एक, ये शीशो हो गया। ठीक है, बच्चा यहाँ बैठेगा, यहाँ गुड़ के आ जाएगा नीचे की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आप देखोगे ये बेस है, और यहाँ एक लोन पेयर है, तो यहाँ बैठा और यहाँ गुड़ के आ गया, दैट इज शीशो शेप। तो CF4 की होगी शीशो शेप। ठीक है बेटा। अब लास्ट कहानी बती, BH2O की होगी थी बेंट, ClF3 की होगी थी टी, SF4 की होगी शीशो। तो ऑटोमेटिक ये बच गई स्क्वायर पिरामिडल। आप इसकी निकाल के देख लेना, मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी बेटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिना देरी किए हुए सुनिए बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा जी? सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड लोएस्ट एनर्जी। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर द गिवन कंपाउंड इज रेजोनेंस एनर्जी कहलाती है बेटा, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है और जो, तो रेजोनेंस एनर्जी कहलाएगी बेटा। डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड लोएस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, वो हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं बेटा जी। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, थ्योरी की बात पूछी गई थी, कोई नई बात नहीं थी, आगे बढ़ जाते। ClF5 रूम टेम्परेचर पे, देखो ऑप्शन कुछ इस हिसाब से बना दिए बेटा, है ना। ज्योमेट्री शेप के बारे में नहीं पूछा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर ऑप्शन बना दी, ये भी PYQ है। तो आप याद रखेंगे ClF5 जो होता है बेटा जी, 7 और 5 12। तो एक इसमें 5 बॉन्ड पेयर होंगे बेटा, अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो एक लोन पेयर होगा, करके देख लो इसके हाइब्रिडाइजेशन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? क्लोरीन के 7, मोनोवेलेंट एटम 5, तो कितना आ गया? 6। 6 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा? sp3d2। तो इसमें 5 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होगा, 5 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर बेटा जी। तो अब इसके ऊपर की कहानी को सुनिए, 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो ClF5 में ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी बेटा, ClF5 में ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, ये ClF5 है, ये भी F है, ये F है, ये F है,
ये एफ है और ये एफ है, और ये क्या बनेगा बेटा, देख लो फिर। तो ये कलरलेस लिक्विड होगा, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री की बात करेंगे बेटा जी। नेक्स्ट कहानी को सुनिए बेटा जी। आगे देखिए, इसमें भी वही कहानी है जो अभी हमने पढ़ी थी जस्ट, तो विद इन सेकेंड में आपका आंसर हो जाना चाहिए। देखो XCO3 है बेटा जी, जीनोन, जीनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालिए पहले XCO3 का सीखिए। XCO3 क्या है बेटा, जीनोन ट्राई ऑक्साइड है। XeO3 बेटा जीनोन ट्राई ऑक्साइड है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, आप देखोगे 1/2, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो कितना आ जाएगा बेटा, 4sp3। ठीक है। तो अब इसका मतलब ये कैसी ज्योमेट्री बनेगी बेटा, डिस्टोर्टेड भी नहीं बोल सकते बेटा जी। अब इसमें देखो चार आ रहे हैं लेकिन बॉन्ड तीन है बेटा। देखो दो डबल बॉन्ड तो बनाती है ऑक्सीजन, तो तीन डबल बॉन्ड, एक बच गया लोन पेयर, तो ये कैसी बनेगी, पिरामिडल, अमोनिया जैसी। XeF2 लीनियर है बेटा, ये तो क्लियर ही दिख रहा है। XeF2 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन आएगी, जैसे XeF2 की निकाल लो, उसमें भी सेम ही लॉजिक है बेटा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसके कितने आएंगे, 8, दो मोनोवेलेंट एटम तो 10 का आधा 5, 5 में हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगी बेटा। अगला देखो बेटा, XeF6 में क्या होती है बेटा, XeF6 में एक तरह से डिस्टोर्टेड ऑक्टा ही दिखेगी। कैसे, देखो बेटा XeF6 में निकालिए, ठीक है। तो इसमें वैसे भी लॉजिकली आप देखो XuF4 को निकाल लीजिए पहले, उससे बेस्ट है, क्योंकि इसमें ऑप्शन फिर अपने आप मिल जाएगा। 8 और 4 12, 12 का आधा 6, 6 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई बेटा, sp3d2। तो sp3d2 आएगी तो बेटा इसको क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर पिरामिडल। तो ये ऑटोमेटिक ये बची गई, फिर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था बेटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मैं बता रहा हूँ। VBT, वेस्पर थ्योरी, इनमें आपको हाइब्रिडाइजेशन आनी चाहिए, आंसर आ जाएगा। करेक्ट ट्रेंड पूछा है, ये मैंने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया था बेटा, उसी को आगे बढ़ाते हैं। इसमें दो थ्योरी लगती है, मैंने पहले लेक्चर में इसको काफी डिटेल में बताया। जब भी हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए, तो याद रखिए हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए तो आपकी दो थ्योरियां लगानी है ना। हाइब्रिडाइजेशन सेम प्लस लोन पेयर भी सेम हो तब, ये मेन पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन प्लस लोन पेयर सेम हो। सेम होती ही आपको दो थ्योरियां अप्लाई होंगी, एक VCPR एक NBPR। तो पहले पहले हमें NBPR थ्योरी लानी है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, पहले नंबर पे लानी है। दूसरे नंबर पे बेटा हम क्या लगाएंगे, VCPR, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो बेटा जी आप इसको देखिए, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसमें Cl2 में वह NBPR तभी लगाते हैं, एक बात याद रख लो, इसमें भी जब सेंट्रल एटम तो सेकंड पीरियड का हो, और साइड एटम किस में हो बेटा, साइड एटम जो हो थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड हो, थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड हो, ठीक है, ऑनवर्ड हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, ठीक है, NBPR थ्योरी कहते थे। तो इसमें बेटा सीधा सा मतलब है, इसमें तो NBPR लगेगी Cl2 में, तो इसलिए इसका तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा आना ही था। इन दोनों में वैसे पीआर लगती है जब सेंट्रल एटम सेम हो लेकिन साइड एटम की इलेक्ट्रॉनिटी अलग हो, तो जितना ज्यादा एटम साइड की एटम की इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल उतना कम होता है। ये चीज मैंने बताई थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम इन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर बॉन्ड एंगल। तो ये ट्रेंड बिल्कुल सही दिया पहले वाला, बिल्कुल। दूसरा देखो, आयनिक इन नेचर होता है, आयनिक नेचर होते हैं सब, ये बात गलत है, क्योंकि बेटा जी कुछ कोवलेंट भी होते हैं, कई सीता, जैसे ये वाली बात है, इसकी बात करें तो इतना ज्यादा, कई सीता जी सुनो प्रभु, तो इनमें सारे आयनिक नहीं होते, कुछ कोवलेंट होते हैं बेटा जी, है ना, ये ध्यान रखिए। जैसे सिलिकॉन वाला हो गया, और ये PbF4 की बजाय ये एग्जिस्ट करता है बेटा PbF2 में, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो इसलिए स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट बेटा जी। पहली स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, और यही ऑप्शन दिखा रखा है, और सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बढ़ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन में, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन सुनिए बेटा जी। लास्ट क्वेश्चन यही है, सेम बात है कि ई द सेंट्रल एटम हो, ठीक है। तो बेटा जी इसमें 2 मिनट सुन लीजिए, जल्दी जल्दी बातें, इसने स्टेटमेंट बताइए पहले में, नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग, उसने पूछा है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, हैव अनइक्वल ईएफ बॉन्ड लेंथ इज 2, हेयर ई द सेंट्रल एटम। यानी ये सेंट्रल एटम को मान के बता रहा है कि इनमें अनइक्वल बॉन्ड लेंथ वाले केवल दो ही है, BF4 नेगेटिव, तो इक्वल बॉन्ड लेंथ है, क्योंकि चारों बॉन्ड है टेट्रा डल ज्योमेट्री, तो ऑल बॉन्ड आर रेगुलर ज्योमेट्री, तो ऑल बॉन्ड आर इक्वल, ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। तो ये नहीं हो सकता, उन्होंने पूछा है बोन लेंथ इक्वल वाला, अच्छा ये हो गया, एक इक्वल वाला पूछा, तो इसमें तो सारी बोन लेंथ इक्वल है। SiF4 नहीं होगा, क्योंकि बेटा अभी इसमें हमने देखा है कुछ बॉन्ड एक्सियल होते हैं और कुछ लोग शीशा शेप होती है, तो ये एक्सियल है और ये इक्विटोरियल, तो एक्सियल और इक्विटोरियल में जनरली एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर होते हैं और इक्विटोरियल, तो ये इसकी नहीं होगी, ये गलत। XCF4 में भी नहीं होगा, क्योंकि बेटा इसकी स्क्वायर प्लेनर जैसी ज्योमेट्री है XCF4 की, तो दो लोन पेयर यहाँ, दो लोन पेयर यहाँ, तो बेटा जी
दो, इसके भी चारों बराबर होंगे क्योंकि चारों बॉन्ड इक्विटोरियल है। SF4 का ये सीता जी, ये भी रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की तरह हो सकता था, लेकिन ऑक्सीजन वाली फैमिली तो 4 4 10, तो इसके अनइक्वल बॉन्ड लेंथ वाले कितने हो गए बेटा, 3 हो गए। देखो इसको छोड़ दिया जाए तो इसको छोड़ दिया जाए किसको, BF4 नेगेटिव को, तो सारे के सब की सब बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा, अनइक्वल होगी। ये इसका मेन मुद्दा है, ठीक है, क्योंकि हम ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो उस हिसाब से HCF4 में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उस हिसाब से अनइक्वल ही बनेंगी, क्योंकि कुछ बॉन्ड एक्सियल होंगे, कुछ इक्वेटोरियल। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर पूछा है बेटा जी इन सब में, ठीक है, तो वो कह रहा है कि अमंग O2 नेगेटिव, F2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव एट, O2 नेगेटिव का हाईएस्ट बॉन्ड एंगल है बेटा, ये बात गलत है। O2 नेगेटिव की बजाय अगर हम बात कर लें O2 में, O2 तो दिया नहीं है, तो O2 में हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, डबल आता है, 2 आता है बेटा। अब बात सुनिए, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट होता है 16 MOT के अकॉर्डिंग, मैं छोटी छोटी बात बता रहा हूँ। अगर इसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज बनाते, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला हमने, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला ये देखो आप। पहले 8 इलेक्ट्रॉन को तो भूल जाए, 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते तो पहले क्या बढ़ा जाता है, ऐसे समझिए, ये p ऑर्बिटल 8 इलेक्ट्रॉन तो पहले वाले भूल जाओ, उसका बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एक ही बात है। अब ये जो p ब्लॉक में जो होता है 14 14 जब, तो नीचे तो सिग्मा बनता है बेटा, ऊपर कैसा बनता है, पाई बॉन्ड का इंटरेक्शन होता है। ऐसे ऊपर क्या बनता है बेटा, सिग्मा स्टार बनता है, और नीचे क्या होता है बेटा, पाई स्टार। नीचे क्या बनते हैं बेटा, पाई स्टार बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में इंफॉर्मेशन थी, तो बेटा जी क्या करेंगे इसका, 14 एक 15 16, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो 8 तो वहां भर दिए। हाँ, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 2p4, 2p4, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया बेटा, 4 का मतलब O2 नेगेटिव है। यहीं से आप समझ जाओगे, एक इलेक्ट्रॉन मैंने इधर एक्स्ट्रा दिखा दिया। तो जब इसका बॉन्डिंग इंटरेक्शन बनाओगे तो दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, टोटल कितने बने गए, 6। कुछ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे अब कितने जाएंगे बेटा वो समझिए, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ा एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 से कम, यानी O2 नेगेटिव अगर बनता है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 से भी कम आएगा। तो O2 2 नेगेटिव बनेगा तो बॉन्ड ऑर्डर और कम आएगा, क्योंकि यहाँ से एंटी बॉन्डिंग घटेंगे, तो O2 2 नेगेटिव में और कम आएगा बेटा 2 से। तो ये तो ऑर्डर हो गया। F2 में कितना आता है, 1। अब इसका मतलब O2 प्लस में है ना, वो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा आएगा बेटा, लॉजिकली सोचो O2 प्लस बनाओगे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि O2 प्लस बनाओगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन घटेगा एंटी बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन घटाते हैं तो, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। तो अगर आप एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, तो आपका पता है बॉन्डिंग वाला से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, तो O2 प्लस का हाईएस्ट आता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई बेटा जी। MOT हमने पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर की हुई है, तो धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होप सो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। इस चैनल को बच्चे ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि लोगों तक रीच बढ़े आपके। थैंक यू।